करे फैसले भी करने होंगे, कई शिखर भी चढ़ने होंगे। करे फैसले करने होंगे, कई शिखर भी चढ़ने होंगे। डगमग पांव करेंगे लेकिन, डगमग पांव करेंगे लेकिन, बस आगे ही बढ़ने होंगे, बस आगे ही बढ़ने होंगे। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। एक बार फिर से आर्ट्स पाठशाला में आप सभी का 2023 के पहले दिन स्वागत है। भगवान आप सबों को, ईश्वर आप सबों को वो सारी खुशियां दे जिसके आप हकदार हो। आने वाला साल जो साल है वो आपको भगवान सिर्फ और सिर्फ खुशियों से भरे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, यही कामना करूंगा। तो जैसा कि पता होगा कि हम लोग ज्योग्राफी के एक नए सीरीज को लेकर के चल रहे हैं, तो उसी सिलसिले को आज एक नए जोश, नए जुनून, नए जज्बे के साथ आगाज करते हैं। उसी सीरीज को हम लोग जारी रखते हैं और आज जो हम लोगों का चैप्टर है बहुआ आप देख रहे होंगे, वो चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन ज्योग्राफी का, जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं मानव विकास। तो इस मानव विकास में आपको क्या क्या पढ़ना है, मैं जैसा कि आपको पहले ही बता दिया हूं कि बहुत कम टाइम में आपको पूरे चैप्टर का मैं निचोड़ दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपका एग्जाम आपके सर पे है, बहुत कम समय रह गया है। तो हम भी उस बहुत कम समय के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूं, ताकि आपके टाइम को देखते हुए आप आराम से इसको मैनेज कर सकते हैं। ये आपके एमसीक्यू में प्लस आप जो रिटेन आंसर लिखेंगे उसमें भी मदद करने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट। पहला टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक बार आप पूरे टॉपिक को पहले देख लीजिए, एक बार आप टॉपिक पूरे देख लीजिए पहले। तो आई होप आप टॉपिक देख लिए होंगे। तो सबसे पहला देखिए, जो ह्यूमन डेवलपमेंट में इस मानव विकास में जो पहला आपको टॉपिक पढ़ना है, मानव विकास में जो पहला आपको टॉपिक पढ़ना है, वो आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दिखने में भले ही आपको समान लग रहा हो, दिखने में भले ही आपको ये इक्वल लग रहा होगा, दिखने में भले आपको लग रहा हो कि दोनों का दोनों बराबर ही है, लेकिन इस दोनों में डिफरेंस है। ग्रोथ हम लोग वर्ड हिंदी में वृद्धि यूज करते हैं और इसका मतलब विकास होता है। अगर दोनों के टेक्निकलिटी में अगर आप देखेंगे, दोनों के टेक्निकल वर्डों में अगर डिफरेंस देखेंगे तो एक समान सा अर्थ निकलता है दोनों के डिफरेंस में। ग्रोथ जो होता है ये क्वांटिटी का बात करता है। ये किसका बात करता है? ये क्वांटिटी का बात करता है। याद रखिएगा, ये किसका बात करता है? क्वांटिटी का बात करता है। जबकि ये जो है ये क्वालिटी का बात करता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जबकि डेवलपमेंट जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। डेवलपमेंट क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। याद रखिएगा, ये मात्रा का बात करता है ना, वृद्धि जो होती है वो मात्रा का बात करता है, ये गुणवत्ता का बात करता है। क्लियर हो गया होगा सभी को? जैसे मान के चलिए कि कोई एक शहर है, उस शहर की आबादी आज से 10 साल पहले 1 करोड़ था और अभी बढ़कर के मान के चलते हैं कि 2 करोड़ हो गया। तो उस आबादी में वृद्धि हुई, तो वो उसका शहर का क्या हुआ? ग्रोथ हुआ। लेकिन अगर सपोज कीजिए उस शहर में दी जाने वाली फैसिलिटीज जैसे रोड, रेलवे, आप समझ रहे हैं ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इन सबों में अगर ग्रोथ डेवलपमेंट देखने को मिला है तो वो वर्ड वहां पर डेवलपमेंट के तौर पे यूज हो जाएगा। जैसे एक बच्चा जन्म लिया तो उस समय छोटा होता है, फिर 10 साल के बाद वो उनके बॉडी का ग्रोथ हो जाता है, लेकिन माइंड के अंदर जो ये चल रहा है, माइंड का जो हम विकास दें, वो डेवलपमेंट के तौर पे बात होता है। तो ग्रोथ क्वांटिटी का बात करता है और डेवलपमेंट क्वालिटी का बात करता है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब आपका दूसरा टॉपिक आता है, वो आता है ह्यूमन डेवलपमेंट। एक्चुअली में ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या? तो देखिएगा, आज से जो मतलब 60-50 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले की जो सोच थी डेवलपमेंट की और 1990 के बाद का जो सोच हुआ, इस दोनों के सोच में ह्यूमन डेवलपमेंट की परिभाषा ही बदल गई।
दोनों का बिल्कुल परिभाषा ही बदल गया। पहले जो ह्यूमन डेवलपमेंट का यूज होता था वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट को हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनकम से समझ जाते थे, यानी कि मोर इनकम मोर डेवलपमेंट, ऐसा माना जाता था, हाइयर इनकम हाइयर डेवलपमेंट। लेकिन इस विचारधारा से कहीं ना कहीं पूरे ह्यूमन के डेवलपमेंट का पता नहीं चल पाता था। तो इससे थोड़ा सा डिफरेंट एक अलग आइडिया अपने ही दो कॉन्टिनेंट के महापुरुष, पुरुष आप जो बोलना चाहें, लीजेंड, डॉक्टर महबूबुल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। इन दोनों ने ह्यूमन के जो डेवलपमेंट है उसकी अवधारणा को बदल दिया। पहले जो ह्यूमन डेवलपमेंट का सोच था और इनके जब थ्योरी दिए गए उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट की परिभाषा बिल्कुल अलग हो गई। क्योंकि मोर इनकम मोर डेवलपमेंट, नो डाउट, तो हो सकता है कि कुछ अमीर वर्गों के अगर संख्या ज्यादा हो जाए तो अमीर वर्गों का पैसा जब बढ़ेगा तो देश का तो डेवलपमेंट दिख जाएगा कि देश के पास पैसा हो गया। लेकिन क्या इससे सच में सभी लोगों का विकास हुआ? तो आंसर आएगा नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि उस चीज पे फोकस किया कि उस जो विकास के पीछे रह जा रहा था, उस क्या बोलिए, एक तरीके से अमीर वर्गों के पैसे में जो दब जाते थे उनको ये बाहर निकाले, और इन्हीं को बाहर निकाल करके उन्होंने एक नई परिभाषा दे दी ह्यूमन डेवलपमेंट का। इन्होंने जो, आप देखिएगा किताब जब पढ़िएगा तो महबूबुल हक ने, है ना, जो लोगों की चॉइस है, लोगों का जो अपना एक दायरा है काम करने का, है ना, उनकी एक तरीके से चॉइस बढ़ना, उनका डेवलपमेंट होना, हर लोगों का बात, उन्होंने शिक्षा पे फोकस कर दिया, क्योंकि शिक्षा होगा तभी तो आप विकास कर पाइएगा। स्वास्थ्य पे फोकस कर दिया, जबकि पहले ये सब काउंट नहीं किया जाता था। तो 1990 के बाद, याद रखिएगा, 1990 में यूएनडीपी ने, है ना, अपना कैलकुलेशन बदल दिया। कहने का मतलब है कि एक नई परिभाषा के तहत ह्यूमन डेवलपमेंट का सूचकांक निकालने लगा, और ऐसे ही परिभाषा, ऐसे ही विकास के सिस्टम को देने वाले ये दोनों लीजेंड थे। इन्होंने फ्रीडम का बात किया कि ह्यूमन कब डेवलप करेगा? आजाद हो गए फिर भी लोगों के पास आजादी नहीं है, तो क्या है डेवलपमेंट? तो इन्होंने फ्रीडम का बात किया कि जब लोग फ्री हो जाएंगे, फ्री होकर के अपने हिसाब से काम करें, लोगों के काम करने की चॉइस बढ़ जाएगी, तभी तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। तो इन दोनों ने जो पहले से चली आ रही अवधारणा थी, जो पहले से चली आ रही एक विचार थी, उसको उन्होंने स्टॉप किया और एक मानव विकास में एक नई अवधारणा साबित कर दिया। तो डॉक्टर महबूबुल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन, आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। फिर इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग आएंगे। यूएनडीपी ने 1990 में जब अपना डेटा प्रस्तुत करने लगा, जब डेटा देने लगा, तो उससे क्या क्या परिवर्तन हुआ और कैसे सूचकांक दिया जाने लगा, हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एक देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट का पिलर, जैसे आप घर बनाते हैं ना तो घर में आप पिलर देते हैं, वैसे ह्यूमन डेवलपमेंट के पिलर कौन कौन से होंगे, मतलब कौन सा ऐसा पिलर होगा जो ह्यूमन डेवलपमेंट को मदद कर सकता है? तो 4 पिलर होते हैं, है ना, 4 पिलर। एक होता है पहला क्वालिटी, दूसरा सस्टेनेबिलिटी, तीसरा प्रोडक्टिविटी, चौथा एम्पावरमेंट। गौर करिएगा चारों वर्ड। सबसे पहला होता है, सॉरी क्वालिटी नहीं, इसको आप इक्वालिटी, माफ करिएगा, इक्वालिटी। क्योंकि इक्वालिटी जब तक आप नहीं दीजिएगा देश में, मतलब सबों को आप बराबर का दर्जा नहीं दीजिएगा, तो फिर समाज के सभी वर्ग भी साथ नहीं आ पाएंगे, समाज के सभी वर्ग विकास नहीं कर पाएंगे। अगर आप कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, कल्चर के नाम पे, रीजन के नाम पे अगर आप डिफरेंस करेंगे तो कैसे समाज विकास करेगा? ह्यूमन कैसे डेवलप कर पाएगा? तो कुल मिलाकर के अगर हम बात आपको बताएं तो इक्वलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स, क्योंकि जब तक लोग इक्वल नहीं होंगे, जब तक लोग एक पैमाने पे नहीं आएंगे, जब तक लोग एक विचार पे नहीं आएंगे, तब तक कैसे आप डेवलपमेंट का ये सोच भी सकते हैं। इसलिए इक्वलिटी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इक्वलिटी समझ में गए होंगे कि मतलब सबों को एक बराबर को दायरा मिले, बराबर का एक पैमाना सेट किया जाए, और उस बराबर में अगर नहीं है तो उनको बराबर में लाया जाए, तभी तो आप डेवलपमेंट कर सकेंगे। पता चला अमीर वर्ग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब वर्ग गरीब होते चले जा रहे हैं, तो कैसे आप डेवलपमेंट का बात करिएगा? क्लियर। दूसरा सस्टेनेबिलिटी,
मतलब आज विकास करें कल विकास ना करें, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। मतलब ऐसा विकास की अवधारणा लाया जाए ना, जो आज भी हम विकास करें कल भी, मतलब एक ऐसा मौका मिले, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें हम आज भी डेवलप करें कल भी डेवलप कर सकें। एक ऐसा माहौल क्रिएट होना चाहिए। जैसे आप पढ़िएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो क्या कहता है कि हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहे। दूसरा आप पढ़े होंगे कि हमारा आने वाला फ्यूचर भी सेफ रहे। तो यहाँ भी तो वही बात बोल रहा है कि हम डेवलपमेंट करके हमारा फ्यूचर डेवलपमेंट ना करे, तो काहे का ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसलिए सस्टेनेबिलिटी भी जरूरी होती है। तीसरा होता है प्रोडक्टिविटी। मगर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके काम की प्रोडक्टिविटी भी होनी चाहिए। हम अगर कुछ कर रहे हो तो उस काम का प्रोडक्टिविटी भी होना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट तब माना जाएगा ना जब उसकी प्रोडक्टिविटी होगी, और उस प्रोडक्टिविटी से ही ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर किया जा सकता है। कितनी उनकी काम करने की क्षमता है, वो मौका दीजिए, उनकी उत्पादकता को बढ़ाने का मौका दीजिए, उनको वैसा माहौल क्रिएट करके दीजिए जिससे वो काम कर सके। फिर उसके बाद होता है इंपावरमेंट। इंपावरमेंट का मतलब हो गया कि आप यूं समझ लीजिए कि उनको और ज्यादा ऊपर उठने का मौका मिलना, उनको और ज्यादा सशक्त करना, उनको ऐसा माहौल क्रिएट करके देना जिससे वो बिल्कुल फ्रीली होकर के काम कर सके। जैसे हम बात करते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट का, तो मतलब क्या है, जो हमारी सोसाइटी में वुमेन पीछे रह गई है उनको कैसे आगे लाया जा सके, उनको कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जा सके, उनको कैसे विकास के रास्ते पे लाया जा सके, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं हमें एक अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। तो ये सारे चार हमारे पिलर्स हो जाते हैं। कौन कौन पिलर हो जाता है? क्वालिटी, इक्वालिटी हो जाता है, सस्टेनेबिलिटी हो जाता है, और प्रोडक्टिविटी हो जाता है, और एम्पावरमेंट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं अप्रोचेज पे। अप्रोच का मतलब होता है कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे समझिएगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट को समय के साथ अप्रोच बदल चुका है, याद रखिएगा। अभी हम आपको पहले पीछे बात किए थे जब डॉक्टर अमर्त्य सेन पर हम आए थे, तो उससे पहले क्या बताए थे, ह्यूमन डेवलपमेंट का पहला एक गोल होता था इनकम, इनकम अधिक डेवलपमेंट अधिक। समय बदला, हमने क्या किया, अप्रोच में भी परिवर्तन कर दिया। तो वही यहाँ पे आपके चार अप्रोच बात कर रहे हैं। सबसे पहला अप्रोच हो गया इनकम अप्रोच, दूसरा अप्रोच हो गया आपका वेलफेयर अप्रोच, तीसरा हो गया बेसिक नीड अप्रोच, चौथा हो गया आपका कैपेबिलिटी अप्रोच। तो इस अप्रोच में सबसे पहला इनकम अप्रोच का मतलब आप समझ गए होंगे पहले से। इनकम अप्रोच ये पुरानी धारणा हो गई, पुरानी विचार हो गई, है ना, ओल्ड मेथड्स हो गया कि ज्यादा इनकम ज्यादा डेवलपमेंट, ज्यादा इनकम ज्यादा डेवलपमेंट, मोर इनकम मोर डेवलपमेंट, ग्रेटर इनकम ग्रेटर डेवलपमेंट। ये एक पुरानी विचार थी, इसमें भी कोई डाउट नहीं। तो वही अप्रोच बात कर रहे हैं। आजकल ये बड़ा फेमस हो गया वेलफेयर अप्रोच। गवर्नमेंट क्या करती है ना कि समाज के कल्याण के लिए, सरकार क्या करती है कि समाज में जितने भी वर्ग के लोग रह रहे हैं उनके लिए कई स्कीम लाती है ना। रोड बनाने का काम, रेलवे का काम, देखे होंगे आप, गाँवों को खुशहाल करने का काम, रोड पे बिजली लगाने का काम है। ये सब किसका काम है? ये सब सरकार का काम है। तो ये क्यों? ताकि अगर वहां पर ये सारी सुविधा हो जाएगी तभी तो लोग काम कर पाएंगे ना। सड़क अच्छी बनेगी तभी तो विकास हो पाएगा। सड़क ही अच्छी नहीं हो तो लोग कैसे बिजनेस करेंगे? सड़क अच्छी नहीं हो कैसे लोग ट्रांसपोर्टेशन में काम करेंगे? तो ये भी एक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट का ही अप्रोच होता है। फिर तीसरा होता है बेसिक नीड। बेसिक नीड मतलब होता है, आपको पता होगा, रोटी कपड़ा मकान, आप पढ़े होंगे। अब तो 6 चीज जुड़ चुके हैं, रोटी कपड़ा मकान भी हो चुका है, स्वास्थ्य भी हो चुका है, शिक्षा भी हो चुका है ना। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो सैनिटेशन, साफ सफाई, ये भी एक मैटर हो चुका है। तो जब तक आप इन सारे बेसिक नीड ही फुलफिल नहीं होगा तो फिर आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं? मतलब कोई किसी भी देश में रह रहे लोगों का बेसिक या मिनिमम नीड्स अगर फुलफिल हो पा रही है तो इससे भी हम कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट को समझ सकते हैं। अब किसी देश में सोचिए कि बेसिक नीड ही फुलफिल ना हो पाए तो कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट होगा? सिंपल सी बात होगी। फिर उसके बाद होता है कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि उनको कैपेबल बनाना। कैपेबिलिटी का मतलब उनकी काम करने की कितनी कैपेबिलिटी होती है, उस कैपेबिलिटी के बेस पे भी हम उसका अप्रोच बनाते हैं, उनकी क्षमता के बेस पे। तो ये जो होता है वो अप्रोचेस हो जाते हैं। अब बात करते हैं मेजरिंग। इस मतलब हम लोग जो ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करते हैं वो मेजर कैसे करते हैं? तो ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने का जो सबसे बेस्ट टेक्निक होता है वो होता है HDI, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या बोलते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। थोड़ा सा हम इसको आपको समझाते हैं, जरा देखिएगा। जब हम HDI निकालते हैं तो उसमें 3 चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हैं, एक हेल्थ को, एक एजुकेशन को, और एक आपको इनकम को, पर कैपिटा इनकम को, है ना। 1990 से यूएनडीपी के द्वारा, 1990 से यूएनडीपी के द्वारा ये क्या किया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसने क्या किया, प्रति वर्ष हर देशों का क्या करता है, HDI रैंक जारी करता है। और इसमें जो रैंक देती है ना, HDI रैंक देती है, वो तीनों समझ लीजिए कि इक्वल वेटेज पे रख के, यानी 1/3 मान करके तीनों को बराबर वेटेज पे रखा जाता है। और तीनों को
तीनों को पॉइंट में दिया जाता है, यानी मैक्सिमम 1 तक और मिनिमम 0 तक, यानी 0 से लेकर के 1 तक का पॉइंट दिया जाता है। तो जिस भी कंट्री का पॉइंट ज्यादा आ जाता है, इसका मतलब है कि जहां पर हेल्थ, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, लोगों का कमाने की क्षमता अधिक होगी तो उसको पॉइंट भी अधिक मिलेगा। अब किसी देश का सपोज कीजिए कि हेल्थ सिस्टम बहुत खराब है, तो ऑब्वियसली उसका क्या होगा, एचडीआर रैंक भी खराब हो जाएगा। किसी का मान के चले एजुकेशन सिस्टम खराब है तो एचडीआर रैंक भी खराब हो जाएगा। तो इस तीनों को मिला करके सबका तीनों का बराबर वैल्यू रखा जाता है, 0 से 1 तक का पॉइंट दिया जाता है और उस बेस पे उसको क्या कहता है, रैंकिंग निकाल के दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं। इस मामले में लंबे समय से नॉर्वे जो है, नॉर्वे वो आपको पता होगा यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है नॉर्वे, जो पहले रैंक पे आता है। भारत का स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, भारत 131 रैंक पे आता है। ठीक है, तो इससे डेवलपमेंट मेजर हो जाता है कि ओवरऑल आप इनकम को सिर्फ और सिर्फ नहीं समझ सकते हैं, सिर्फ नहीं रख सकते हैं, आप इसके अलावा इन सब चीजों को भी मेजर करेंगे ही करेंगे। फिर देखिए, एक और देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स भी यूज किया जाता है। अब इस पॉवर्टी इंडेक्स को यहाँ पर आप गरीबी से मत समझ लीजिएगा, यहाँ पर देखिए क्या कहता है, यहाँ मतलब हो गया कि जो बेसिक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट था वो भी अगर नहीं फुलफिल हो पा रहा है। आप सपोज कीजिए कहीं हेल्थ, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, लोगों को फैसिलिटी ही नहीं मिल पा रही हो, तो फिर तो डेवलपमेंट एक तरफ बात तो आपकी है उधर का, लेकिन इधर का तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं। कि अगर किसी देश में ये सारे नीड्स पूरे नहीं हो पा रहे होंगे, तो इसका मतलब हो गया कि आप उस बेस पे भी उसका रैंक निकाल सकते हैं, किस देश में ये सब बेसिक नीड नहीं फुलफिल हो पा रही है, तो उससे भी डेवलपमेंट का पता चला सकता है। तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी को आप यहाँ गरीबी वाले से थोड़ा सा अलग मापना है, यहाँ गरीबी नहीं रखना है आपको, यहाँ पर आपको समझना है कि ये सारा चीज कहाँ अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। शायद आई होप समझ गए होंगे। एक जीएनएच होता है ना, जिसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, इसको ऐसे समझ लीजिए, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। इसका मतलब होगा जैसे हम लोग ना कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं वर्ड जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सब यूज करते हैं। भूटान एक ऐसा देश है, ये पूछा जा चुका है एमसीक्यू। भूटान एक ऐसा देश है जो जीडीपी सब में विश्वास नहीं करता है, वो विश्वास करता है हैप्पीनेस में, कि हमारे देश में खुशहाली कितना ज्यादा है, लोग कितने ज्यादा खुश है। देखिए अल्टीमेटली लोगों का जीवन का गोल जो होना चाहिए वो हैप्पीनेस होना चाहिए, कि लोग कितने ज्यादा खुश होते हैं। मेटलिस्टिक चीजों के चलते लोग क्या होते हैं कि थोड़ा सा खुशी से दूर भाग जाते हैं। अल्टीमेटली वो मानता है कि आपके पास पैसा कितना है उससे मैटर नहीं करता, खुश कितने ज्यादा है, लाइफ को कितनी हैप्पीली जी पा रहे हैं। तो वो जीएनएच रैंक निकालता है, वो जीडीपी और जीएनपी में विश्वास नहीं करता है, वो विश्वास किसमें करता है, वो विश्वास करता है खुशहाली में। पैसा कम भी है लेकिन खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं, पैसा ज्यादा ही हो जाए खुशी ही ना हो जिंदगी में, तो इसलिए वो अपने देश के जीडीपी, जीएनपी से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देता है, वो जीएनएच को देता है। और आज का लास्ट टॉपिक जो हम लोग बात करते हैं, जो अभी हम आपको बताए ऊपर, कि जब कंट्री को मेजरिंग करते हैं एचडीआई पॉइंट पे, तो उसमें क्या करते हैं, हम रैंक देते हैं, है ना, रैंक देते हैं। तो थोड़ा सा एक बात समझिएगा, सबसे पहले इंटरनेशनल जब कंपैरिजन कीजिएगा, क्योंकि दुनिया के हर देशों का इकोनॉमिक कंडीशन एक जैसा नहीं है, दुनिया के हर देशों का हेल्थ कंडीशन एक जैसा नहीं है, दुनिया के हर देशों का एजुकेशन सिस्टम एक जैसा नहीं है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया, यानी इन सबों के बिहाफ पे हम रैंकिंग निकालते हैं। तो रैंकिंग निकालते देखते हैं किसका कंडीशन सबसे बेहतर है। तो इसको ऐसा समझ लीजिए कि जिस भी कंट्री को 0.8 से अबव पॉइंट आ गया होगा, याद करिए 0 से 1 तक का पॉइंट दिया जाता है, तो जिस भी कंट्री का 0.8 से अबव आ गया उसको हम लोग वेरी हाई लेवल पे रखते हैं, वेरी हाई लेवल डेवलपमेंट मान के चलते हैं। ऐसे कंट्री की संख्या टोटल 49 है, यूरोपियन कंट्रीज में आ जाते हैं, अमेरिकन कंट्रीज में आ जाते हैं। फिर उसके बाद एक होता है हाई लेवल। हाई लेवल में क्या होगा, आपको यूं समझिए 0.7 से लेके 0.8 के बीच में होता है, इसकी संख्या टोटल 56 हो जाती है। फिर उसके बाद एक होता है मीडियम लेवल। मीडियम लेवल का मतलब ये समझ लीजिए कि 0.5 से लेकर के 0.7 तक होता है, 0.5 से लेकर 0.7 तक होता है। इसमें हम लोग एशिया वगैरह कंट्री सब आ जाते हैं, हम लोग इसी में आते हैं, मिडिल लेवल पे ही हम लोग आ जाते हैं। फिर उसके बाद एक होता है एकदम लो लेवल पे, जो अफ्रीकन कंट्री वगैरह सब इसमें आ जाते हैं, तो इसकी संख्या जो है वो 54 हो जाती है और इसका जो पॉइंट है वो 0.5 से कम होता है। तो आप छोटे से इस क्लास से एक अच्छी आप ग्रिप बना सकते हैं इस टॉपिक पे। बाकी आप एनसीईआरटी की किताब को पढ़िए। हाँ, अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, नॉर्मली दिक्कत नहीं होना चाहिए।
फिर भी अगर दिक्कत हो तो डाल दीजिए। और जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं कोचिंग संस्था में, वो सीधा आकर के वहाँ पे अपना सवाल जवाब कर सकते हैं। और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, अगर जुड़ना चाहते हैं, तो ये 8 पाठशाला आपको पता ही होगा, शाहगंज प्रोफेसर कॉलोनी मुशल्लापुर हाट के पास है। 12th की नई बैच शुरू हो रही है, आइए जुड़िए। और एक बार फिर से आप सबों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपकी सारी विशेष पूरे करे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। और ख़ास करके 12th के बच्चे को भगवान अच्छी रिजल्ट दे, अच्छे से अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन करें, अपने माँ बाप का, अपने समाज का, देश का नाम रोशन करें, क्योंकि आप लोग देश के फ्यूचर हैं। और फ्यूचर जितना बेहतर होगा, देश का फ्यूचर उतना बेहतर होगा, है ना। तो इसी शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे कल। जैसा सीरीज चल रहा है वैसा ही लेके चलेंगे। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।